सभी लोग ध्यान देंगे आज इस लेसन जो तुम लोगों के फर्स्ट पेपर का ये लगभग अंतिम लेसन है। इसके बाद भी एक छोटा सा लेसन है, उसको बताएंगे, ध्यान देना। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो लेसन समाप्त हुआ था, उसके बाद ये नया लेसन है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करेंगे। इसमें पहली हेडिंग होगी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले तो परिभाषा देखेंगे, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ हमेशा बदलता रहे और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस वोल्टेज और दिशा में उस वोल्टेज की बारंबार पुनरावृत्ति होती रहे, तो ऐसे वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा। तो ध्यान देंगे, ऐसे वोल्टेज अथवा ऐसी धारा को जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रहें और एक निश्चित समय अंतराल के बाद बारंबार उसी परिमाण एवं उसी दिशा में वोल्टेज की पुनरावृत्ति होती रहे, तो ऐसे वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यदि धारा है तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ध्यान देना। तो तुम लोगों को हम चुंबकीय फ्लक्स बताए थे, ध्यान देना। पिछले लेसन में मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय फ्लक्स बताया गया था कि फाई बराबर क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कास ओमेगा टी, तुम लोगों को बताया गया था। देखो ये जो समीकरण है चुंबकीय फ्लक्स का बी ए कोस ओमेगा टी, इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ध्यान देना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा डी फाई बी डी टी और इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ डी डी टी बी ए कास ओमेगा टी। तो इसमें इंटीग्रल के बाहर, तो डिफरेंशियल के बाहर हम करेंगे, ये डी फाई बी डी टी, डी फाई डी टी इक्वल टू हुआ बी ए, और ये कास जो देख रहे हैं कास ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल होगा। ध्यान देना यहाँ ओमेगा, और ये चूंकि कास है इसलिए माइनस होगा साइन ओमेगा टी। तो इसमें या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई बी डी टी इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि चुंबकीय फ्लक्स जो देख रहे हैं, ध्यान देना, यदि कुंडली है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब यदि धारावाही एक कुंडली है जिसमें तार के n फेरे लगे हों, तो यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, तब ध्यान दो, यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, तार के n फेरे हों तो n फेरे हों तो माइनस n डी फाई डी टी इक्वल टू होगा n बी ए ओमेगा, और ये हुआ साइन ओमेगा टी। तो तुम लोगों को हम बताए थे n डी फाई डी टी के स्थान पर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम से। तो चूंकि ध्यान देंगे यहाँ, चूंकि इक्वल टू होता है माइनस n डी फाई डी टी, तो इसलिए हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ ई नॉट वोल्टेज का ये पीक वैल्यू है, शिखर मान है, जहाँ ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा शिखर मान। इसी प्रकार देखो, ये तो विद्युत वाहक बल है, इसकी जगह पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, तथा प्रत्यावर्ती धारा
तथा प्रत्यावर्ती धारा होगी I = I0 sin ओमेगा टी। ध्यान देना इस समीकरण में विशेष ध्यान देना, ये जो समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और प्रत्यावर्ती धारा I के तात्क्षणिक मान है। समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान है। अब इसमें हम दिखाएंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा समय t के साथ साथ कैसे हमेशा बदलते रहते हैं और इनकी बारंबार पुनरावृत्ति कैसे होती रहती है, और यह भी हम दिखाएंगे कि इस वोल्टेज अथवा धारा की बारंबार कैसे पुनरावृत्ति होगी, कैसे अपने अधिकतम न्यूनतम मानों के बीच बदलते रहेंगे। तो ध्यान देना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के बीच ग्राफ। प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा तथा समय के बीच ग्राफ। देखो अभी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण दिखाए हैं, सिद्ध किए हैं V = V0 sin ओमेगा टी। अब इसमें देखो ये जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, उसका मान समय t पर निर्भर करता है। समय t का मान चेंज करेंगे तो वोल्टेज का भी मान क्या होगा, बदलेगा। और ये है ओमेगा है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग कुंडली को जब एक चक्कर घुमाएंगे तो 2 पाई रेडियन के कोण से घूमेगी, और एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको पीरियाडिक टाइम कैपिटल टी कहते हैं। तो ये ओमेगा जो देख रहे हैं, तो चूंकि ओमेगा = तो हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, मतलब पूरा एक चक्कर में जो कुंडली कोण पूरा करेगी 2 पाई रेडियन 360 अंश, और टी मतलब पीरियाडिक टाइम। अब ये ओमेगा जो देख रहे हैं, ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई बाई कैपिटल टी लिखेंगे, तो वोल्टेज होगा V = V0 sin ओमेगा टी। इस ओमेगा के स्थान पर 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो टी जो देख रहे हैं स्मॉल टी, वो तत्क्षणिक मान है। समय का मान देखो टी पर ही निर्भर, वोल्टेज जो होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टाइम टी पर निर्भर करेगा, और टी का ही वैल्यू हम अलग अलग रखेंगे तो वोल्टेज का भी मान अलग अलग आएगा। जैसे हम टी का मान यदि 0 कर दें तो ध्यान दो, स्मॉल टी का मान जब कुछ रखेंगे तो वोल्टेज का मान कुछ आएगा। एक अक्ष पर हम समय को और दूसरे अक्ष पर वोल्टेज को दिखाकर ग्राफ खींच लेंगे, और ग्राफ से पता चलेगा कि कब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान 0, कब अधिकतम, कैसे अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच ये वोल्टेज समय के साथ साथ बदल रहा है, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी परिमाण एवं उसी दिशा में वोल्टेज की बारंबार पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब बताओ, टाइम यदि t हम रख दें 0, मतलब प्रारंभ में t बराबर 0 रखेंगे तो वोल्टेज का मान कितना होगा, तो देखो t के जगह पर जब 0 करेंगे तो इस साइन का एंगल पूरा 0 होगा, और साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो ये वोल्टेज का भी मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब प्रारंभ में वोल्टेज 0, उसके बाद इस t के जगह पर मान हम रखना चाहेंगे t/4, तो इस t को हटाकर यहाँ लिखेंगे t/4। ये t को यहाँ से हटा दिया जाए और हटाकर क्या लिखा जाए, t/4। तो ये t से t कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान +1 होता है, इसलिए वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पीक वैल्यू +V0 पर पहुंच गया। उसके बाद देखो, अब ये t/4 में जो देख रहे थे समय जो था स्मॉल t, उसमें t/4 हम जोड़ते चले जाएंगे। तो बताओ t/4 में t/4 जोड़ेंगे तो ये t/2 हुआ, और t/2 तो t से t कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, पाई रेडियन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान पुनः क्या हो गया, 0। उसके बाद t/4 जोड़ेंगे तो 3t/4,
और 3t/4, तो t से t तो कट जाएगा और ये 2 से 4 2 बार में π/2 90 डिग्री और 9 3 27 270 साइन 270 का मान -1, मतलब वोल्टेज विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर पहुंच गया -V0। फिर उसमें t/4 जोड़ेंगे तो पूरा 80 होगा और t पर पुनः वोल्टेज 0। इस तरह से हम देखते हैं कि समय में t/4 हम जोड़ते चले जाएं तो वोल्टेज क्रम से 0 + V0 0 -V0 0 और इसके बाद आएगा +V0, मतलब t/4 में जोड़ेंगे t को तो 5t/4 5t/4 पर वोल्टेज का मान क्या होगा, ये है 5t/4 पर वोल्टेज हुआ +V0। फिर उसके बाद इसमें t/4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3t/2 पुनः वोल्टेज -V0 क्रम से। जैसे देखो यहाँ 0 प्लस हुआ, फिर 0 माइनस, फिर 0 आ गया तो फिर +V0 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ 0 होगा, फिर इसमें t/4 जोड़ोगे तो 7t/4 पर वोल्टेज पुनः विपरीत दिशा में अपने अधिकतम मान पर, और t/4 जोड़ोगे तो 2t पर वोल्टेज पुनः घटकर क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये देखो, ये जो बता रहा है टेबल बता रहा है कि वोल्टेज का मान समय के साथ साथ हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। ये वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के साथ साथ हमेशा चेंज होता रहता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उसी परिमाण एवं उसी दिशा में इस वोल्टेज की बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ऐसे वोल्टेज को अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। जैसे देखो टाइम 0 पर 0 रहा, फिर यहाँ भी 0 हो गया, फिर यहाँ भी 0, तो हमेशा समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। और जब एक निश्चित समय आता है तो उस पर फिर उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, उसी परिमाण एवं उसी दिशा में आ जाता है। जैसे +V0, फिर यहाँ भी +V0 देख रहे हैं, यहाँ माइनस विपरीत दिशा में वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर, फिर वहाँ भी हो गया। एक अक्ष पर हम क्या करेंगे, एक को, और दूसरे अक्ष पर दूसरे को दिखाकर VT वक्र खींचेंगे, वोल्टेज टाइम वक्र। देखो, ये अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो कहलाता है मूल बिंदु। तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर हम टाइम को, चाहे ये वोल्टेज को दिखाएंगे। तो y अक्ष पर जब वोल्टेज को दिखाएंगे तो ध्यान देना y अक्ष पर वोल्टेज क्या होगा। तो y अक्ष पर वोल्टेज जो होगा, ऊपर तो +V0 होगा, जितना ऊपर V0 होगा उतना ही माइनस नीचे होगा, ये 0 होगा। ये मतलब ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और यहाँ होगा समय, स्मॉल t होगा समय, यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर 2, इस तरह से हम टाइम को x पर ले लेंगे, पैमाने के अनुसार मान लेंगे t/4 बराबर 1 सेंटीमीटर, 0, फिर यहाँ t/4, t/2, 3t/4, यहाँ t हुआ, फिर उतना आगे बढ़ेंगे 5t/4, 3t/2, 7t/4 और यहाँ हुआ 2t, 7t/4 के बाद 2t। अब बताओ, यहाँ 0 पर तो 0 था वोल्टेज, और t/4 पर ऊपर, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ माइनस नीचे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ ऊपर हुआ वोल्टेज, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ माइनस, मतलब नीचे की ओर यहाँ 0। इन बिंदुओं को मिलाता हुआ जब वक्र खींचेंगे तो यह वक्र बताएगा किसको, ये वक्र बताएगा, ध्यान देना, ये VT वक्र है, वोल्टेज टाइम वक्र है ये, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और समय ग्राफ है। इसी प्रकार ध्यान देंगे, इसी प्रकार धारा का भी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का बिल्कुल इसी प्रकार होगा, केवल V को हटा देंगे, मतलब वोल्टेज को हटा देंगे, वहाँ लिख देंगे I। तो जिस क्षण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज मैक्सिमम होगा, उसी क्षण परिपथ में क्या होगी, धारा भी मैक्सिमम होगी। कुछ ऐसे सर्किट आएंगे, बाद में बताया जाएगा कि वोल्टेज मैक्सिमम तो धारा न्यूनतम होगी, और जब वोल्टेज न्यूनतम होगा तो धारा मैक्सिमम मान पर पहुंचेगी। वो सब आगे है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में हम दिखाएंगे। तो ये तो रहा, आज हम देखेंगे अभी प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज शुरू हुआ है, एक से एक चीज है, इसमें ध्यान देंगे। इसमें देखो, वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या है, उसका आयाम क्या है, पीक वैल्यू, आयाम, महत्तम मान सब एक ही है।
तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा के अधिक किसी एक ओर के अधिकतम मान को, चाहे वो प्लस V0 कर लो, ये ऊपर प्लस V0 है और नीचे क्या है माइनस V0, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा के किसी एक ओर के अधिकतम मान को धारा अथवा वोल्टेज का पीक वैल्यू, शिखर मान, महत्तम मान या आयाम कहते हैं। उसे V0 या I0 से दिखाया जाता है। बात आती है आवर्तकाल का, तो पूरा एक चक्र प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जब एक साइकिल मतलब एक चक्र पूरा करती है तो उसमें जो टाइम लगता है, समय लगता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ से चल रहा है तो इस तरह से देख रहे हैं, फिर जीरो, फिर इस तरह से, तो यहाँ आकर एक चक्र पूरा हो रहा है। एक चक्र का मतलब वो शून्य से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर शून्य, फिर शून्य से जब मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर शून्य आएगा तब उसमें एक आवर्त पूरा होगा उसका। तो एक आवर्त का मतलब प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। एक चक्र पूरा करने में जितना टाइम लेते हैं वही उसका टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात ध्यान दो। प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरा करता है, जितना चक्र पूरा करता है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। जैसे इंडिया में, भारत देश में सभी लोग हैं, तो भारत देश में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड है। तो अब दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी धारा की अलग होगी, तो अलग होगी, तो हम इंडिया से किसी दूसरे देश में फ्रीक्वेंसी धारा भेज नहीं सकते फ्रीक्वेंसी के कारण। यदि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तब धारा के स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पतले तारों द्वारा जा सकती है वोल्टेज यूज करके। तो इसमें देखो जैसे हम अभी बताए फ्रीक्वेंसी धारा, तो बल्ब देखे होंगे, चाहे कोई ये अल्टरनेटिंग करंट पर जो करंट बने हैं उसमें देखे होंगे फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहता है 50 साइकिल पर सेकेंड। वाट में वोल्टेज में पावर दिया रहता है, उसका वोल्टेज दिया रहता है। 50 साइकिल पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा 50 साइकिलें पूरा करेगी। एक सेकेंड में कितना? 50 साइकिलें। तो देख रहे हैं कि जब एक चक्र पूरा कर रही है तो धारा 2 बार न्यूनतम हो जा रही है, 0 0, और 2 बार अपने अधिकतम मानों के बीच बह रही है। प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक चक्र पूरा करने में 2 बार अपने अधिकतम और 2 बार न्यूनतम मानों के बीच बदलती रहती है। तो 50 बार में कितने बार? तो एक बार में 2 बार, तो 50 बार में 100 बार। 50 साइकिल पूरा कर एक सेकंड में, तो एक साइकिल में तो 2 बार, तो 50 साइकिल में 100 बार। तो एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 100 बार और न्यूनतम भी 100 बार। तो बताओ यदि वो धारा हम किसी बल्ब में भेज दें, वो बल्ब देख रहे हैं, उस बल्ब में यदि भेज दें उस धारा को, तो एक सेकंड में वो बल्ब 100 बार बुझेगा, क्योंकि 100 बार उसमें धारा का मान 0 हो जाता है एक सेकंड में। आज 100 बार क्या करेगा? जलेगा। जब धारा अपने अधिकतम मान पर पहुंचेगी तो जलेगा। मतलब एक सेकंड में बल्ब 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। परंतु हम देखते हैं कि बल्ब लगातार जलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है दृष्टि निर्बंध के कारण। कोई घटना एक सेकंड में यदि 30 बार घटित हो जाए वही दृष्टि निर्बंध हो जाता है। तो दृष्टि निर्बंध के कारण तो पूरा बल्ब एक साथ जलता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि घटना एक सेकंड में 30 बार कोई घटित होती है तो दृष्टि निर्बंध हो जाता है। यदि मान लो ये चाक देख रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड पर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर हम क्या करें, एक सेकंड में 30 बार यदि घुमा दें इस छोटे से चाक को, तो मालूम देगा कि चाक पूरे ब्लैक बोर्ड पर है, लेकिन उतना तेजी से हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसमें क्या है, दृष्टि निर्बंध के कारण ऐसा होता है कि वो बल्ब लगातार जलता ही हुआ दिखाई देता है। तो बात आ गई फ्रीक्वेंसी की। अब देखो फेस या कला भी होता है, तो फेस अथवा कला से हम किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के मान एवं उसकी दिशा का पता करते हैं। और एक तत्कालिक मान भी होता है। तत्कालिक मान जैसे समीकरण अभी हम दिए थे, v = v0 sin ओमेगा टी या I = I0 sin ओमेगा टी, उसमें t पर जो वोल्टेज और समय के जो तत्कालिक मान होते हैं v तथा I, वही समय t पर क्या है, तात्क्षणिक मान, तत्कालिक मान। अब इसके बाद तो ये इम्पॉर्टेंट लेसन ही है, हेडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगली हेडिंग हम बताना चाहेंगे तुम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का
मीन वैल्यू मतलब माध्य मान, औसत मान। तो देखो एक यदि हम साइकिल ऐसे ले लें तो इसका औसत मान क्या होगा धारा का, तो देख रहे हैं औसत का मतलब जोड़कर उतने से भाग देते हैं, जानते हो। तो ये प्लस आई नॉट और यहाँ माइनस आई नॉट, तो जितना ये ऊपर प्लस में है उतना ही नीचे क्या है माइनस है, जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो में जब भाग देंगे 2 से तो भी जीरो होगा। कहने का मतलब आधी साइकिल पूरी एक साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि आधी साइकिल में एक और अधिकतम मान पर और दूसरी आधी साइकिल में दूसरी ओर अधिक दिशा विपरीत हो जा रही है, जोड़ेंगे योगफल जीरो आएगा, जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आधी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य नहीं होता। आधी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, जिसे अभी हम सिद्ध करेंगे। देखो ये जीरो है और यहाँ t/2, यही ना हाफ ये है साइकिल। आधी साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, उसे हमें सिद्ध करना है 0.637 I0 होता है। कैसे होता है अभी हम दिखा रहे हैं। माध्य मान मीन वैल्यू ध्यान देंगे, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट ध्यान देंगे। अभी हम बता रहे थे पूरी एक साइकिल के लिए धारा का औसत मान तो शून्य होता है, लेकिन आधी साइकिल के लिए धारा का औसत मान शून्य नहीं होता। देखो आधी साइकिल के लिए धारा का औसत मान, आधी साइकिल के लिए धारा का औसत मान धारा का औसत मान इसको बाई से दिखाएंगे और ये बराबर होगा 1/t/2 और इंटीग्रल 0t/2 और यहाँ i/dt होगा। तो अभी तुम लोगों को हम t बराबर बताए हैं कि क्या होता है। चूंकि देखो t बराबर होता है 2π/ω या t/2 = π/ω तथा I = होता है I0 sin ωt। ये मान इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1/t/2 है, तो 1/t/2 का मतलब ω/π हो जाएगा। Im धारा का औसत मान ये ω/π, इंटीग्रल 0 to यहाँ होगा π/ω I0 sin ωt dt। इसमें अब I0 को तो हम बाहर कर लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का आधी साइकिल के लिए औसत मान हुआ ω × I0/π, और थोड़ा सा ध्यान देंगे sin ωt dt t के रिस्पेक्ट में sin ωt का इंटीग्रल होगा माइनस cos ωt/ω, और इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट होगी π/ω। तो माइनस है तो माइनस को हम बाहर भी ला सकते हैं, चाहे वहाँ भी रख दें तो कोई अंतर नहीं। या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा ω × I0/π और इंटू 1/ω, और यहाँ देखो माइनस कास तो लिखेंगे ω, लेकिन t के जगह पर π/ω माइनस, और ये माइनस कास 0 हो जाएगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाया जाता है, तो ये ω से ω कट गया, यहाँ भी ω से ω तो ये कट ही गया। क्या बचा? तो Im धारा का औसत मान ये I0/π इन ब्रैकेट माइनस कास पाई मतलब 180 अंश, और कास 180 अंश का मान होता है -1, जानते हैं सभी लोग। और यहाँ कास 0 है उसका भी मान 1 होता है, लेकिन माइनस माइनस इसलिए क्या होगा प्लस, यहाँ +1, तो ये माइनस माइनस से भी +1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो Im = हुआ 2I0/π। पाई का मान तो सभी लोग जानते होंगे,
आई एम इक्वल टू 2/पाई का मान 3.14 आई नॉट, या आई एम इक्वल टू देखो ये 2 है तो 3 की भाग तो जाएगी नहीं, दशमलव हम लिखेंगे तो 3 छक्का 18 0.637 आई नॉट। इसी प्रकार दूसरी आधी साइकिल में भी धारा का औसत मान होगा माइनस, इसी प्रकार दूसरी आधी साइकिल में धारा का औसत मान आई एम इक्वल टू माइनस टू आई नॉट अपन पाई, या ये बराबर हुआ -0.637 आई नॉट। इसको बंद कर